हेलो एवरीवन। आज हम मैकेनिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें इनर्शियल कॉफिशिएंट करेंगे, जड़त्वीय नियतांक करेंगे। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि दृढ़ पिंड क्या होता है, क्योंकि हमारे ये सेकंड यूनिट का एक नेक्स्ट टॉपिक है। तो दृढ़ पिंड क्या होता है कि उस पिंड जो कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसके कणों के बीच की दूरी बाहरी बल के द्वारा अगर परिवर्तित नहीं हो रही है तो वो दृढ़ पिंड है। परंतु ये जाना जाता है कि प्रकृति में कोई भी दृढ़ पिंड नहीं है, ठीक है ना। उसके कणों की दूरी बाहरी बल के द्वारा चेंज होती है, परंतु हम उस दूरी परिवर्तन को उपेक्षित मान सकते हैं, मतलब उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। बहुत कम परिवर्तन होता है बाहरी बल के द्वारा दृढ़ पिंड के कणों के मध्य, रबड़ के अलावा, तो उसको हम दृढ़ पिंड मान सकते हैं। परंतु पूर्णतः दृढ़ पिंड मिलना असंभव है प्रकृति में। तो हम दृढ़ पिंड उसे कहेंगे जिस पर बाहरी बल लगाने से उसके कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। अब दृढ़ पिंड गति कैसे करता है? जैसे दृढ़ पिंड कोई होगा, जैसे ये दृढ़ पिंड है, ठीक है ना। ये विभिन्न कणों से मिलकर बना है, ये इस तरह से गति करेगा, रेखीय गति। तो ये कण भी सब रेखीय गति करेंगे, तो इनका भी जो रेखीय वेग होगा, और वो जो इसमें फोर्स लग रहा है जो रेखीय वेग होगा, और जो दूरी तय करेगा वो सब नियत होगा, क्योंकि ये सब कण इस पिंड के साथ ही गति करेंगे, ठीक है ना। तो अगर जैसे हम अगर पिंड को रेखीय गति कराएं तो उसमें ये सभी कणों का रेखीय वेग नियत होगा, ठीक है ना। अगर पिंड को उसकी किसी अक्ष के सापेक्ष, बीच में से निकल रही अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कराएं, ठीक है ना, तो ये सभी कण भी उस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति भी कहते हैं, दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। और ये जो गति है वो दृढ़ पिंड की रेखीय गति होती है। तो इसमें घूर्णन गति में क्या होता है कि ये जो कण होते हैं, जैसे ये कण है तो ये इस तरह से एक वर्तीय पथ पे गति करेगा। जैसे ये कण है, ये भी एक वर्तीय पथ पे गति करेगा, ठीक है ना। तो इस वर्तीय पथ का जो केंद्र होगा, उसका जो रेखा पथ होगा वो घूर्णन अक्ष होगी। क्या होगी? घूर्णन अक्ष होगी। और इस घूर्णन अक्ष के पास वाले कण का जो कण होगा वो थोड़ी कम दूरी तय करेगा वर्ताकार पथ के लिए, और जो दूर होगा कण वो अधिक दूरी तय करेगा वर्ताकार पथ के लिए, परंतु टाइम इनका एक ही होगा, ठीक है ना। ये कण घूम के वापस यहाँ आएगा, ये कण घूम के वापस यहाँ आएगा, तो इसका टाइम एक ही होगा। तो इस कण का जो घूर्णन अक्ष से दूर जो कण है उसका रेखीय वेग या कोणीय वेग कह सकते हैं हम, रेखीय वेग नहीं, कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग तो नियत रहता है क्योंकि वो इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होता है, तो कोणीय वेग तो हमने नियत लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो रेखीय वेग होगा, ठीक है ना, वो अधिक होगा, दूर स्थित कण का अधिक होगा और पास स्थित कण का रेखीय वेग कम होगा। पास स्थित कण का कम होगा और दूर स्थित कण का अधिक होगा, ठीक है ना। ये कण ले लो ए, ये बी, तो ए के लिए कम होगा और बी के लिए अधिक होगा। कौन सा वेग? रेखीय वेग। और कोणीय वेग हमने नियत माना है घूर्णन गति में, तो ठीक है ना। तो पिंड क्या है कि अपने में से गुजरने वाले किसी अक्ष के सापेक्ष अगर घूर्णन गति करेगा तो उसमें उपस्थित सभी कण एक वर्तीय पथ में गति करेंगे, और उस वर्तीय पथ के केंद्र का जो रेखा पथ होगा वो घूर्णन अक्ष कहलाएगा, ठीक है ना। अब पास वाला कण जो वर्तीय पथ तय करेगा वो छोटा होगा, दूर वाला कण जो वर्तीय पथ तय करेगा वो बड़ा होगा। तो दूर वाले को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, तो दूर वाले का रेखीय वेग अधिक होगा और पास वाले कण का रेखीय वेग कम होगा, क्योंकि टाइम तो एक ही है, कोणीय वेग तो नियत है, ठीक है ना। तो ये है दृढ़ पिंड गति, ठीक है ना। दृढ़ पिंड की गति के बारे में हमें ये सब डिटेल लिखनी होती है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं घूर्णन गति का समीकरण। पिंड अगर घूर्णन गति करेगा
तो उसका समीकरण हमें किस प्रकार से निकालना है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो बल आघूर्ण होता है वो किसी बिंदु के सापेक्ष अगर के बल आघूर्ण ले रहे हैं तो उसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जैसे F होता है वो रेखीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, बल जो होता है वो रेखीय संवेग dp/dt बराबर F होता है। इसी तरह से घूर्णन गति में टो बराबर dj/dt होता है। ये तो आप थोड़ा समझ जाओगे। तो टो बराबर होता है dj/dt। अब यहां पर ये जो टो है ये पूरे पिंड के लिए बल आघूर्ण है। क्या है? बल आघूर्ण, टॉर्क पूरे पिंड के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई टो आई। टो आई क्या है? आईवे कण का बल आघूर्ण। सिग्मा का मतलब हमने प्रत्येक कण का बल आघूर्ण लिया और उसको जोड़ा तो कुल जो बल आघूर्ण आएगा वो टो आएगा। इसी प्रकार से जे को भी लिख सकते हैं सिग्मा आई जे आई। तो ये जे क्या है? उस पिंड का कुल कोणीय संवेग है। क्या है? कोणीय संवेग। और ये आईवे कण का कोणीय संवेग है। आईवे मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, एनवे, उन सबको हमने जोड़ लिया तो वो टोटल जो कोणीय संवेग आया वो जे आया कैपिटल। ठीक है। और जे का जो मान होता है कोणीय संवेग का हम जानते हैं आई ओमेगा होता है। आई जड़त्व आघूर्ण है और ओमेगा कोणीय वेग है। ये मान हम इसमें रख देते हैं। तो टो बराबर हो जाएगा आई डी ओमेगा/dt। और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है? कोण में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग होता है ना ये। तो हम लिख सकते हैं टो बराबर आई, अब ओमेगा की जगह लिखेंगे d θ/dt। तो ये हो जाएगा d² θ/dt²। ये जो समीकरण है ये घूर्णन गति का समीकरण है। और रेखीय गति का समीकरण हम लिखना चाहेंगे तो ये होगा सेम टू सेम है। टो गुणन गति में होता है, एफ रेखी गति में होता है उसी जगह, आई गुणन गति में होता है और एम रेखी गति में होता है। थीटा कोणीय विस्थापन है, एक्स रेखी विस्थापन है, आई जड़त्व आघूर्ण है, एक्स एम द्रव्यमान है और टो बल आघूर्ण है और एफ बल है। ये तो गुणन गति का समीकरण है। और ये रेखीय गति का समीकरण है। तो इसमें जो निष्कर्ष रूप में 2 पॉइंट लिखते हैं हम वो ये लिखते हैं कि जब जे कोणीय संवेग के मान और दिशा में परिवर्तन हो रहा हो तो बल आघूर्ण उपस्थित होगा। क्यों? जैसे ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी, ये जे के अगर मान और दिशा में परिवर्तन हो रहा है मतलब जे नियत नहीं है। तो जे नियत नहीं है तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा तो टो हमारा उपस्थित रहेगा। ठीक है ना। और टो किसे कहते हैं? दूसरा पॉइंट, बल आघूर्ण कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। एक तो ये लिखना है, एक ये लिखना है कि जे का मान और दिशा, कोई वेक्टर होता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका एक तो मान होता है, परिमाण होता है और एक उसकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। तो वो जब परिवर्तित होगी जब ये उपस्थित होगा, इसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो इसको चेंज हो रहा होगा टी के सापेक्ष तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा तो वो टो होगा। ठीक है ना। तो टो उपस्थित होगा, ये बात हमें लिखनी है। ये है गुणन गति का समीकरण का टॉपिक। अब हम करते हैं आगे जड़त्वीय नियतांक, इनर्शियल कोफिशिएंट। जड़त्वीय नियतांक किसे कहते हैं ये समझने के लिए हमें रेखीय गति को समझना होगा। ठीक है ना। जड़त्वीय नियतांक किसे कहते हैं उसके लिए पहले तो जड़त्व का नियम क्या होता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, हम जानते हैं। तो उसमें कोई वस्तु अगर स्थिर है या नियत वेग से गति कर रही है तो वो तब तक उस स्थिति में रहेगी या गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स या बल कार्य ना करे। ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं। ठीक है। अब अगर कोई वस्तु स्थिर है या वो नियत वेग से गति कर रही है तो उसकी गति या स्थिति में चेंज करना है हमें तो बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। और बल किस माप में लगाना पड़ेगा ये देखने के लिए हमें उस वस्तु का द्रव्यमान नोट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बल
जो अनुभव जो बल जो समानुपाती होता है वो द्रव्यमान की होता है। बल निर्भर किससे करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये तो एक ही गति होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वस्तु की जो ये जो नियम होता है कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, नियत वेग से गति कर रही है तो गति करती रहेगी, ऐसा होता है वस्तु के जड़त्व के कारण। ये जो गुण होता है उसका, ये वस्तु का जड़त्व गुण कहलाता है। और ये जो जड़त्व होता है उसका जो माप करने वाली जो भौतिक राशि होती है वो द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, तो ये देखी गति की बात। अब घूर्णन गति में क्या होता है? घूर्णन गति में जब कोई पिंड अपनी अक्ष के सापेक्ष या अपने पास से निकलने वाली अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है, ठीक है ना, इस तरह से अक्ष निकल रही है और पिंड इस तरह से घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है ना, तो उस घूर्णन गति कर रही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है हमें। या तो उसको तेज घुमाना है या उसको धीरे घुमाना है। उसके लिए हमें बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। उसमें लगाना पड़ता है बल, इसमें लगाना पड़ता है बल आघूर्ण। ठीक है ना, बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन हो जाता है और वो अधिक वेग से गति करने लगती है। बल आघूर्ण ज्यादा लगा देंगे तो वो अधिक तेजी से घूर्णन गति करना लग जाएगी। ठीक है ना, तो उसकी स्थिति में हमने परिवर्तन कर दिया। अब ये बल आघूर्ण किस कारण से लगाना पड़ रहा है? वो जो वस्तु का गुण होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो घूर्णन गति कर रहा है ये पिंड, वो नियत वेग से घूर्णन गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य ना करे, वो उसको रोके नहीं, वो उसको तेज ना करे, तब तक वो उसी वेलोसिटी से, उसी कोणीय वेग से गति करती रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी से गति करती रहेगी। ठीक है ना, तो वो जो बल आघूर्ण हमें लगाना पड़ता है उसकी घूर्णन गति में चेंज करने के लिए, वो किस कारण से लगाना पड़ता है? वो वस्तु का एक गुण होता है जड़त्व आघूर्ण, उसके कारण लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? जड़त्व आघूर्ण को हम लिखते हैं आई से, उसका फार्मूला होता है mr²। ठीक है ना, और ये दूरी जो होती है ये होती है r और ये द्रव्यमान होता है m। ठीक है ना, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कण की जो होती है वो r होती है और द्रव्यमान होता है m। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और कण के घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है। मतलब पिंड में द्रव्यमान का वितरण किस प्रकार से है उस पर निर्भर करता है। तो ये जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है ना, और जड़त्व आघूर्ण की माप जिस भौतिक राशि की सहायता से होती है उसे घूर्णन जड़त्व गुणांक कहते हैं। घूर्णन जड़त्व गुणांक कहते हैं या जड़त्वीय नियतांक कहते हैं। ठीक है ना, तो जड़त्वीय नियतांक को हम इस प्रकार से लिखते हैं, आई से ही लिखते हैं जड़त्वीय नियतांक को। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण तो क्या है कि द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है और पिंड में उपस्थित द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर कर रहा है। परंतु जो जड़त्व है जो रेखीय गति में होता है वो सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये पूछ लेते हैं कि जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर क्या है। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे जड़त्वीय नियतांक के फार्मूले। ठीक है, और उस पे विशेष विशेष कंडीशन देखेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कोणीय संवेग J बराबर R क्रॉस P, तो हम इसको लिख सकते हैं RI क्रॉस PI और इसके लगा सकते हैं सिग्मा। कहने का मतलब है कि RI क्रॉस PI किसी आईवे कण के लिए कोणीय संवेग है और ऐसे हमने प्रत्येक कण के लिए कोणीय संवेग निकाला, उनको जोड़ा तो टोटल कोणीय संवेग J आ गया। ठीक है, और PI को हम लिख सकते हैं MI/VI। तो हम लिख देंगे सिग्मा I RI क्रॉस MI/VI। MI को बाहर निकाल लेंगे, J बराबर सिग्मा I MI RI क्रॉस VI। ठीक है, ये पहला समीकरण आ जाएगा और VI का मान होता है ओमेगा क्रॉस RI।
ओमेगा को ओमेगा आई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ओमेगा नियत है, नियत कोणीय वेग से पिंड गुणन गति कर रहा है। और आर आई क्या है? आयवीय कण का गुणन अक्ष से दूरी है, लंबवत, ठीक है ना। तो ओमेगा क्रॉस आर आई बी आई, ये मान हम इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। तो रखो कोणीय संवेग जे बराबर सिग्मा आई एम आई आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई, ये मान आ गया। हम जानते हैं एक हमारे पास फार्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है ना। तो इसमें बीच वाले को पहले बाहर निकालते हैं तो आता है ए डॉट सी, माइनस थर्ड वाले को बाहर निकालते हैं तो आता है ए डॉट बी। यही नियम हम इसमें लगाएंगे आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई में। तो जे का मान क्या हो जाएगा वो हमें लिखना है एम आई, ओमेगा को बाहर निकालेंगे पहले, डॉट आर आई डॉट आर आई, आर आई डॉट आर आई क्या हो जाएगा लिख देते हैं, चलो आर आई डॉट आर आई, माइनस फिर थर्ड वाले को बाहर निकालेंगे आर आई को, फिर फर्स्ट और सेकंड आर आई डॉट ओमेगा। ये हमारे पास में एक फार्मूला आएगा कोणीय संवेग का, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आर आई डॉट आर आई को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा आई सब पूरे पिंड के लिए है, एम आई ओमेगा आर आई डॉट का स्क्वायर माइनस आर आई और आर आई डॉट ओमेगा, ठीक है। ये टोटल कोणीय संवेग है किसी पिंड का। इसके तीन घटक हो गए, एक्स एक्स के सापेक्ष, वाई एक्स के सापेक्ष, जेड एक्स के सापेक्ष। तो एक्स एक्स के सापेक्ष जो होगा वो जे एक्स, चूंकि एम आई आई वे कण का द्रव्यमान है, ओमेगा नियत है, हम लिख सकते हैं वैसे ओमेगा एक्स, ओमेगा का भी घटक होता है, ओमेगा का एक्स एक्स की दिशा में ओमेगा एक्स, वाई एक्स की दिशा में ओमेगा वाई, जेड एक्स की दिशा में ओमेगा जेड। तो जैसे ओमेगा का मान हम लिख सकते हैं ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के कैप। तो ओमेगा एक्स लिख लिया डॉट आर आई का स्क्वायर माइनस आर आई का मान हम लिख सकते हैं एक्स आई आई के प्लस वाई आई जे के प्लस जेड आई के कैप। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स आई घटक है इसलिए वेक्टर नहीं आएगा, और आर आई डॉट ओमेगा ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कोणीय संवेग का एक्स घटक है जो हमने लिखा है। और हम जानते हैं कि आर आई डॉट ओमेगा ये क्या होगा, एक्स आई ओमेगा प्लस वाई आई ओमेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, स्वयं का स्वयं से गुणनफल ही आएगा, अदर का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पद हमें यहाँ लिखना है, एक्स घटक में ये, वाई घटक में ये, जेड घटक में ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्स घटक को लिखते हैं जे एक्स, ये वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि घटक है ये। तो जे एक्स सिग्मा आई एम आई, ये ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स आई, इसकी जगह आ जाएगा एक्स आई ओमेगा एक्स, ये तो हम भूल ही गए, एक्स आई ओमेगा एक्स। तो एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आर आई का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, बाहर आ जाएगा ओमेगा एक्स। अब ये पद तो आ गया पूरा, आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, इसमें से पहला घटक आ गया एक्स आई स्क्वायर,
अब दूसरा घटक आएगा वाई आई ओमेगा वाई, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा आई एम आई एक्स आई वाई आई और ओमेगा वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई, ठीक है ना। ऐसे माइनस को अंदर ले लिया। इसी प्रकार से तीसरा पद लिख सकते हैं माइनस सिग्मा आई एम आई एक्स आई गुणा होगा जेड आई ओमेगा जेड, जेड आई ओमेगा जेड। तो ये हमारे पास में जो पद आएगा वो है जे एक्स, कोणीय संवेग का एक्स घटक, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं वाई घटक, कोणीय संवेग का वाई घटक, सिग्मा आई माइनस में एम आई वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स। अब वाई के घटक लिख रहे हैं तो प्लस सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर, ये एक्स में आया था ये इसमें वाई में आ जाएगा, प्लस माइनस सिग्मा आई वाई आई जेड आई और एक एम आई और आएगा और ओमेगा जेड, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें एम आई वाई आई जेड आई, ठीक है ना। एक्स आई जेड आई एक्स है एक्स आई वाई आई एक्स आई स्क्वायर, इसी तरह से वाई है वाई आई एक्स आई वाई आई जेड आई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब जे जेड आप समझ गए होंगे क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा आई एम आई जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस माइनस सिग्मा आई एम आई जेड आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर, ठीक है ना। एक अपने भूल रहे हैं इसमें ओमेगा वाई और इसमें ओमेगा जेड, ठीक है। अब इन कोफिशिएंट्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई एक्स जे एक्स को लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, ठीक है। फिर लिखेंगे जे वाई आई वाई एक्स ओमेगा एक्स, देखो एक्स है तो एक्स 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 वाई एक्स जेड, वाई है तो वाई एक्स वाई वाई और वाई जेड, और जेड है तो जेड एक्स जेड वाई जेड जेड, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का गुणांक है, तो ओमेगा एक्स का जो गुणांक है वो आई एक्स एक्स है, ओमेगा वाई का आई एक्स वाई है तो ये आई एक्स वाई है, ठीक है ना। और ये आई एक्स जेड है। हम लिख सकते हैं इसमें ये 9 गुणांक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जड़त्वीय गुणांक होंगे, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। जैसे हम यहां से लिखना चालू करें आई एक्स एक्स सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, ये ओमेगा एक्स का गुणांक आई एक्स एक्स,
इसी प्रकार से आई वाई वाई लिखना चालू करें, सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर ओमेगा वाई का गुणांक। इसी प्रकार से आई जेड जेड लिखें, सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आई एक्स वाई लिखे, माइनस सिग्मा आई एम आई एक्स आई वाई आई, ठीक है ना। इसी को लिख सकते हैं आई वाई एक्स। इसी प्रकार से आई वाई जेड लिखें, माइनस सिग्मा आई वाई जेड का है ओमेगा जेड का गुणांक जे वाई में, तो ये ठीक है ना, एम आई वाई आई जेड आई बराबर आई जेड वाई। आई जेड वाई क्या है, ये सेम है ये, ठीक है। इसी प्रकार से आई जेड एक्स या आई एक्स जेड लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा आई एम आई एक्स आई जेड आई, ये और उसमें आएगा एक्स वाले में, जे एक्स वाले में, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है ना। तो ये 9 इनर्शियल कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। 9 इनर्शियल कोफिशिएंट होते हैं जिन्हें जड़त्वीय नियतांक भी कहा जाता है। अब इन सबको हम इसको एक मैट्रिक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हो, आपने देखा होगा बुक में, यह ऐसी समीकरण आपने कहीं गणित में पढ़ी होगी, मैथ्स में। तो हम उसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, और इसी प्रकार से लिख सकते हैं ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। ये एक सारणिक फॉर्म है इसकी। और हमारे पास में 9 जड़त्वीय नियतांक आ गए हैं। और हम अगर ये देखें कि ये जो फॉर्म है इसको खोलें, आर आई स्क्वायर क्या होता है, आर आई स्क्वायर क्या होता है, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसमें से अगर एक्स आई स्क्वायर माइनस करेंगे तो आई एक्स एक्स क्या आएगा, सिग्मा आई एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। या कह सकते हैं कि आयवीय कण का एक्स एक्स से दूरी के वर्ग का द्रव्यमान से गुणा आई एक्स एक्स आएगा, मतलब एक्स एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का एक्स घटक आएगा, ठीक है ना। आई एक्स एक्स जड़त्वीय नियतांक आएगा। इसी प्रकार से वाई एक्स के सापेक्ष और जेड एक्स के सापेक्ष ये जड़त्व गुणांक आ जाएंगे, जो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, एम आई वाई आई घटेगा तो एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। इसी प्रकार से जेड जेड लिख सकते हैं, एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो जड़त्व आघूर्ण है वो एक्स एक्स के सापेक्ष है, ये वाई एक्स के सापेक्ष है, ये जेड एक्स के सापेक्ष, ये एक्स घटक है, ये वाई घटक है, ये जेड घटक है, ठीक है। इस प्रकार से हम आर आई स्क्वायर को पूरा लिख के फिर इसको नए फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये है कि जो ये आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स ये जो जड़त्वीय नियतांक होते हैं, ठीक है ना, ये एक द्वितीय कोटि टेंसर होते हैं। टेंसर मतलब जो स्केलर भी ना हो और वेक्टर भी ना हो, वो होता है टेंसर, ठीक है ना। तो कोई सममित पिंड है उसके लिए ये टेंसर भी बराबर होते हैं, जैसे आई एक्स वाई बराबर आई वाई एक्स। एक मिनट,
आई जेड एक्स बराबर आई एक्स जेड, आई वाई जेड बराबर आई जेड वाई, या लिख सकते हैं आई जे बराबर आई जे आई। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक द्वितीय कोटि टेंसर है। टेंसर वो क्वांटिटी होती है जो ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है। टेंसर के बारे में जानेंगे हम आगे, कभी मौका मिला तो बताएंगे। तो ये जो आई आई जे है और आई जे आई है, ये द्वितीय कोटि टेंसर है और ये इस जे और ओमेगा में संबंध बताती है, कोणीय संवेग और कोणीय वेग में संबंध बताती है। ठीक है ना। अब अगर जो जे है कोणीय संवेग है वो किसी अक्ष के संपाती है, किसी अक्ष की दिशा में है, तो जिस अक्ष की दिशा में है उसी अक्ष की दिशा में हम कोणीय वेग लेते हैं और अदर घटक जीरो हो जाते हैं। जैसे आई जे एक्स है तो ये ओमेगा एक्स की दिशा में है, तो अदर घटक ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जे एक्स का मान आ जाएगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स। इसी प्रकार से जे वाई है, वाई दिशा में है, तो ये आ जाएगा आई वाई वाई ओमेगा वाई। इसी प्रकार से जे जेड है वो आ जाएगा आई जेड जेड ओमेगा जेड। ठीक है ना। जब कोणीय संवेग किसी घटक की दिशा में हो, किसी अक्ष की दिशा में हो, और ये जे एक्स से एक्स दिशा में है तो ओमेगा एक्स आएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। और जे वाई है ओमेगा वाई दिशा, ओमेगा वाई आएगा, जे जेड ओमेगा जेड का गुणांक आ जाएगा। परंतु ओमेगा वाई ओमेगा जेड क्यों नहीं आए, क्योंकि उसमें आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, ये सब जीरो हो जाते हैं। जो अदर होते हैं ना, अदर घटक के सापेक्ष, वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है ना। अब हम करते हैं जे और ओमेगा की असमांतर स्थिति। जे और ओमेगा की असमांतर स्थिति असमित पिंड के लिए होती है। असमित पिंड में क्या होता है कि जे और ओमेगा एक अक्ष के सापेक्ष नहीं होते हैं। उनकी दिशा अलग अलग अक्षों के सापेक्ष होती है। जैसे जे बराबर होता है आई ओमेगा, हम जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई असमित पिंड लिया तो उसमें जे और ओमेगा की जो एक्सिस होगी वो अलग अलग होगी। उसके लिए जो ये घटक है आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई जेड एक्स, ये जीरो नहीं होते हैं। जैसे कोई पिंड है, कोई दृढ़ पिंड है, वो एक्स एक्स के सापेक्ष घूम रहा है, तो हमारे पास में जो कोणीय वेग ओमेगा है वो हो जाएगा ओमेगा एक्स आई कैप, और ओमेगा वाई और ओमेगा जेड हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है जे एक्स आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड, इसी प्रकार से जे वाई है आई वाई एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई आई वाई जेड ओमेगा जेड। इसी प्रकार से जे जेड है आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आई जेड वाई ओमेगा वाई आई जेड जेड ओमेगा जेड। तो ये ओमेगा एक्स एक्स रहेगा, केवल ये पद रह जाएंगे। तो जे एक्स का मान आ जाएगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई आ जाएगा आई वाई एक्स ओमेगा एक्स, जे जेड आ जाएगा आई जेड एक्स ओमेगा एक्स। ठीक है ना। ओमेगा एक्स उपस्थित होगा क्योंकि ओमेगा ओमेगा एक्स की दिशा में है, तो ये उपस्थित होगा। अब इसमें चाहे आई एक्स एक्स हो चाहे आई वाई एक्स हो, ये सब उपस्थित होंगे। ठीक है ना, ये सब विद्यमान होंगे। तो इसमें जो जे की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। इससे जे की दिशा आएगी और ओमेगा का मान इससे आएगा। तो जे और ओमेगा एक दूसरे के असमांतर स्थिति में होंगे।
इसी प्रकार यदि दृढ़ पिंड हमारा वाई एक्स के सापेक्ष घूर्णन गति करे तो हमारे पास में जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा वाई जे कैप, और इसमें ओमेगा एक्स और ओमेगा जेड जीरो हो जाएंगे, फिर निकाल लेना। इसी प्रकार यदि जेड एक्स के सापेक्ष गुणन करे तो ओमेगा हो जाएगा ओमेगा जेड के कैप, और ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। जे ओमेगा असमांतर स्थिति में होंगे। तो ये टॉपिक है हमारा जे और ओमेगा की असमांतर स्थिति। तो यहां तक हमने हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।